नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गुमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको चेक बाउंस मामले में आपके अधिकार के बारे में जानकारी देंगे। चेक बाउंस होने पर आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चेक का इस्तेमाल कई तरह के लेन देन जैसे कि कर्ज अदायगी, वेतन का भुगतान, फी आदि भरने में किया जाता है। चेक की प्रक्रिया बैंकों की तरफ से पूरी की जाती है, रोजाना निपटारा किया जाता है। अगर आपको किसी ने चेक दिया है और आप उसको कैश कराने के लिए बैंक में जमा करते हैं, तो ये जरूरी है कि चेक जारी करने वाले के खाते में कम से कम उतने पैसे हों जितने का चेक उसने जारी किया है। अगर उसके खाते में उतने पैसे नहीं होते तो बैंक चेक को डिसऑनर कर देता है। इसी को चेक बाउंस कहा जाता है। जब चेक बाउंस होता है तो बैंक की ओर से एक स्लिप भी दी जाती है। इस स्लिप में चेक बाउंस होने का कारण लिखा होता है। चेक बाउंस का केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के अंतर्गत आता है। ये कानून के तहत दंडनीय अपराध है। ये तो कुछ बुनियादी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की। विस्तार में हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राजीव राय जी आपको जानकारी देंगे। अगर आपका चेक बाउंस से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, तो इस नंबर पर कॉल करके आप चेक बाउंस से जुड़ी कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चेक बाउंस से जुड़ी कानूनी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। इसकी कानूनी प्रक्रिया से लेकर आखिरकार चेक बाउंस क्यों होता है, कैसे हो जाता है, और अगर ये हो जाता है तो उसके बाद क्या कुछ करना होगा, किस तरह के कानूनी प्रावधान है इससे जुड़े हुए, क्या इसमें कोई सजा का भी प्रावधान है, और अगर चेक बाउंस बार बार हो जाता है तो उसके बाद क्या कुछ आपको करना होगा और कानून उसके बाद आपकी किस तरह से मदद कर सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो चेक बाउंस पर कानूनी कार्रवाई, उससे जुड़ा कोई भी सवाल आप कार्यक्रम में जुड़कर पूछ सकते हैं। चेक बाउंस से कैसे आपको सहायता मिल सकती है, अगर आपको कानूनी सहायता के लिए कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे जो अधिवक्ता महोदय हैं वो आपको तमाम जानकारी इसको लेकर पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत कॉमन, बहुत ही आम समस्या है ये। कई बार लोगों को इसका सामना करना पड़ जाता है। बहुत बार लोगों के चेक बाउंस हो जाते हैं, या फिर आपने किसी से पैसे लेने हैं और आपने चेक डाला और उसके बावजूद भी आपको वो पैसा नहीं मिल पाया, यानी कि चेक बाउंस हो गया। तो इस तरह से अगर कोई भी समस्या आती है तो उसका क्या समाधान करना है, कैसे आपको इसके बाद पैसा आपका वापस मिल पाएगा, ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो लीगल हेल्पलाइन वो मंच है जहां पर हम कानून से जुड़ी जो तमाम जानकारी है वो दर्शकों को पहुंचाते हैं। कानूनी दावपेच, लीगल हेल्प आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हर एक विषय पर हम अपने अधिवक्ता महोदय से जानकारी प्राप्त करते हैं। रोजाना हम अलग अलग विषयों को लेकर आपके सामने आते हैं और उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और उसी से जुड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो आज हम बात करेंगे चेक बाउंस की। चेक बाउंस क्यों हो जाता है, इसकी कानूनी परिभाषा क्या है, चेक बाउंस होने पर जो बैंक है वो क्या करता है, बैंक की जिम्मेदारी कितनी है, चेक बाउंस होने पर बैंक अपनी जिम्मेदारी कितनी इसको लेकर निभाता है, ये तमाम सवाल जिनको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चेक बाउंस से जुड़ी कानूनी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और इसी से जुड़ी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान अधिवक्ता राजीव राय जी जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
चेक बाउंस को लेकर आज हम आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। सबसे पहला सवाल, चेक बाउंस की जब हम बात कर रहे हैं तो कानून के अंतर्गत उसे किस तरह से परिभाषित किया गया है? कानूनी परिभाषा चेक बाउंस की क्या है? चेक बाउंस की परिभाषा कोई ऐसे नहीं दी हुई है, पर यह है कि अगर किसी ने चेक दिया और वो चेक। जी राजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, आवाज आ रही। जी, उसमें ये है कि आपने चेक अगर किसी को दिया है और वो प्रेजेंट करता है, बैंक में प्रेजेंट करता है चेक एनकैशमेंट के लिए जी, और इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स की वजह से अगर चेक डिसऑनर हो जाता है, उसका बैंक पे करने से इनकार कर देता है, जी, तो आपके पास वो आएगा, वो चेक डिसऑनर मेमो आता है और डेबिट एडवाइस आती है। उसके बाद आपको उसको एक नोटिस भेजना पड़ता है 1 महीने के अंदर, और 1 महीने के बाद 1 महीने का और समय देना होता है उसको पैसे देने के लिए। अगर वो व्यक्ति पैसे देने से इनकार कर देता है, नहीं दे पाता है, तब वो ऑफेंस कंप्लीट होता है। बिल्कुल। अब ऐसे में राजीव जी, ये जो जिस चेक की हम बात कर रहे हैं वो कौन जारी कर सकता है? चेक कोई भी जारी कर सकता है। किसी के भी द्वारा ये जारी किया जा सकता है? किसी के भी द्वारा, किसी का भी बैंक के पास हो, उसके पास चेक हो, वो जारी कर सकता है। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट एक कानून है जो चेक्स, प्रो नोट्स, इन सब चीजों के बारे में है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, चेक इज वन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देयर कैन बी अदर वेज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आल्सो। जी, अब अगर हम बात करें उन हालातों की जिसमें चेक बाउंस हो जाता है, तो वो कौन से हालात होते हैं? विस्तार में आपसे समझना चाहेंगे कि किन हालातों में चेक बाउंस होता है। देखिए, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में जो दिया हुआ है सेक्शन 138 में, जो कि ऑफेंस बना दिया गया 1988 में, वो है चेक डिसऑनर ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। अब उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी करने लगे कि चेक दे दिया और बाद में स्टॉप पेमेंट कर दिया। तो ये ऐसे मामले कोर्ट तक गए और कोर्ट ने कहा नहीं, ये भी इनसफिशिएंसी ऑफ फंड में ही इंक्लूड हो जाएंगे, ये भी इनसफिशिएंसी ऑफ फंड ही मतलब ये भी ऑफेंस माना जाएगा सेक्शन 138 के तहत। ठीक है। अब ऐसे में राजीव जी, क्या भुगतान रोकना या खाता बंद करना 138 एनआई अधिनियम के अंतर्गत आता है? जी, आता है। अब क्या सुरक्षा जांच 138 एनआई अधिनियम के अंतर्गत आती है? सुरक्षा को भी इसी के अंतर्गत लाया गया है? हाँ, सुरक्षा, वो सिक्योरिटी वाले भी चेक ला दी। अगर हम बात करें चेक बाउंस होने पर कानूनी कार्रवाई की, तो किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है और क्या आप जो क्रिमिनल केस हैं वो भी दायर कर सकते हैं? ऐसे में इसको जरा विस्तार से हम समझना चाहेंगे। सबसे पहले एक नोटिस दिया जाता है। जब आपके पास चेक डिसऑनर की इंटीमेशन आती है तो आप एक नोटिस देते हैं 1 महीने के अंदर, और जिसने चेक जारी किया उसको आप बोलते हैं कि आप ये नोटिस प्राप्त होने से 1 महीने के अंदर आप पैसे दे दीजिए। अगर वो व्यक्ति पैसे देने में असमर्थ होता है, अगर पैसे नहीं दे पाता, नहीं देता है, तब वो ऑफेंस कंप्लीट हो जाता है। उससे 1 महीने का समय होता है, उस दिन से, जिस दिन वो 1 महीना खत्म, उससे और 1 महीने का समय होता है कि आप वो कोर्ट में केस 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में एक कंप्लेंट कर सकते हैं, और ये प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल होती हैं। ठीक है। अब जब बात की जा रही है चेक बाउंस की, तो इसमें अगर हम सजा और जुर्माने की बात करें तो वो क्या प्रावधान है? कितनी सजा किस आधार पर होती है? जुर्माना किस आधार पर होता है? जी, इसमें देखिए 2 साल की सजा या कम से मिनिमम 2 साल की सजा या डबल द अमाउंट ऑफ चेक, वो पेनल्टी इम्पोज किया जा सकता है। जी,
राजीव जी, चेक बाउंस होने पर जो कानूनी प्रक्रिया है वो शुरू कैसे होती है? अगर किसी का चेक बाउंस हो गया तो कैसे पूरी जो कानूनी प्रक्रिया का उसे सामना करना पड़ेगा? पूरा ये जो प्रोसेस है वो कैसे रहता है? सबसे पहले नोटिस दी जाती है। जी, उसके बाद? नोटिस देने के बाद अगर उसने पैसे नहीं दिए तो आप कोर्ट में केस कर सकते हैं। ये 138 इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की कंप्लीट कर सकते हैं। राजीव जी, चेक बाउंस मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से केस डिसमिस होने के बाद कितने दिनों में जो चेक का पैसा है वो कोर्ट में जमा करना पड़ता है? जी, मैं एक बार फिर से रिपीट करेंगे? जी, सवाल यहाँ पर ये है, कितने दिनों में जब चेक बाउंस हो जाता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से केस डिसमिस होने के बाद उसे कितने दिनों में चेक का जो पूरा पैसा है वो कोर्ट में जमा देखिए, कराना होता है? ऐसा कोई कानून नहीं है, हम्म। ऐसा कोई लॉ नहीं कहता है। वो हम्म। केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा। और वो लायबिलिटी तो तुरंत इमीडिएट हो जाती है। जी। अब ऐसे में राजीव जी, चेक बाउंस होने पर जो बैंक का पेनल्टी है वो कितनी रहती है? बैंक की पेनल्टी अप टू 2 टाइम्स। मतलब? जितना चेक का अमाउंट है हम्म। उसके डबल तक हो सकती है। ठीक है। चेक बाउंस के मामले में दोनों पक्ष के जो कानूनी अधिकार हैं वो क्या हैं? दोनों के जो अधिकार हैं वो किस तरह से उन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है? क्या उसको कानून ने अधिकार दिए हैं? देखिए, चेक जो देता है उसके साथ एक प्रिजम्पशन होता है। वो चेक एक प्रिजम्पशन कैरी करता है कि ये कोई लायबिलिटी के डिस्चार्ज के लिए चेक दिया गया है। ये प्राइमा फेसी एक प्रिजम्पशन होता है। जी। अब ये उस आदमी को प्रूव करना होता है जिसने चेक दिया है कि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती थी, हम्म। कोई डेट नहीं था, कोई लीगली रिकवरेबल डेट नहीं था उस समय पे। ये ट्रायल का विषय होता है। ये हर केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। जी। किसी का हो सकता है कि किसी ने चेक रखे हो, वो चेक वहां से किसी ने मिस अप्रोप्रिएट, किसी ने ठीक। चोरी चलिए कर ली हो, मिसप्लेस राजीव हो जी, गए हो, एक किसी और कॉलर गलत हमारे हाथ साथ में जुड़े चले हैं, गए हो। इसको विस्तार से हम समझेंगे। एक कॉलर रामजीलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी। नमस्कार रामजीलाल जी, पूछिए क्या सवाल है आपका, क्या जानकारी लेना चाहते हैं आप? जी नमस्कार मैम। असल में ये मैं पूछना चाहूंगा कि मुझे एक 80,000 का चेक दिया गया था। एक मेरे बिजनेस रिलेटेड फ्रेंड ही है, तो उन्होंने चेक दिया। उसके बाद उनका जो चेक है वो चेक बाउंस हो गया। और वो चेक बाउंस होने के बाद जो है वो मुझे लगभग 2-2.5 महीने से बोल रहे हैं कि मैं करता हूँ। मैं एक बार बैंक गया, उसके बाद उन्होंने वो फ्रेंड है एक्चुअली मेरे, तो उन्होंने बोला कि अब तुम वापस मत चेक को वो बैंक में जाके देना। तो मैं अब यहाँ फंसा हुआ, तो क्या कर सकते हैं? थोड़ा एडवाइस आप दीजिए। अब एक्चुअली फ्रेंड है तो अब थोड़ा उनकी भी बात माननी पड़ती है। वो चेक डिसऑनर हो गया है? मैंने अब चेक दिया था, चेक वो एक्चुअली बाउंस हो गया एक बार। अब चेक उसके बाद बाउंस जो हो है गया तो आपके पास ये कब मैं बाउंस हुआ? सोच रहा कितने हूँ कि दिन पहले? जाऊँ। 2-2.5 महीने पहले वो कह रहे हैं ये सब कुछ हो गया था। तो ये तो टाइम निकल गया उसका। अच्छा उसको सर, तो नोटिस आगे आपने नहीं दिया ऐसा ना होगा। हो मेरे साथ, तो ये आप बता सकते हैं कि नहीं, आप देखिए, आपका समय जो निकला है वो सिर्फ क्रिमिनल केस फाइल करने का समय निकल गया है। आप सिविल केस फाइल कर सकते हैं। अच्छा सर, आगे के लिए आप वो बता आपका सकते हैं कि राइट अलग कितना है, वो वक्त आपकी होता है ये चेक में, जो मैं अगर केस करना चाहूँ? कि अक्सर बिजनेस है तो सर अक्सर चेक आते रहते हैं, तो आगे के लिए अगर आप बताते हैं। जी, जिस दिन आपको इंटीमेशन मिलती है बैंक से चेक डिसऑनर की, उसके 1 महीने के अंदर आपको उसको नोटिस देना पड़ता है जिसने चेक दिया है। और यानी कि उसको 1 फिर उस महीने के नोटिस अंदर की मैं प्राप्ति चाहूँ से तो 1 पुलिस महीने का केस समय कर दिया सकता हूँ? जाता है पेमेंट करने के लिए। अगर वो उस 1 महीने में भी पेमेंट नहीं कर पाता, तो जिस दिन वो 1 महीने खत्म होता है उससे और 1 महीने का समय होता है आपको कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करने के लिए। अच्छा। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने जो चेक दिया है, मैंने केस किया पुलिस में जी। सुन पा रहे हैं आप? क्या कहना?
चलिए, संपर्क शायद डिस्कनेक्ट हो गया। बहुत शुक्रिया रामजीलाल, आप हमारे साथ जुड़े थे। बाकी के दर्शक भी जुड़ सकते हैं। राजीव जी, अगला सवाल ये है कि अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो किन किन दस्तावेजों को अर्जी के साथ लगाना पड़ता है, कौन कौन से जरूरी जो दस्तावेज है वो रहते हैं? उसके साथ आपको वो चेक डिसऑनर मेमो, जो चेक रिटर्न मेमो जो आता है बैंक से, वो एक डेबिट एडवाइस किसी किसी केसेस में होती है वो जी। और उसके बाद आपका वो ऑफ कोर्स वो ओरिजिनल चेक लगता है और आपने जो नोटिस भेजा वो नोटिस, उसके साथ वो पोस्टल रिसीट लगती है। ठीक। अब समन और वारंट के बारे में भी बताइए, किस तरह से समन और वारंट का सामना करना पड़ सकता है इसमें? देखिए, इसमें पहले तो समन इशू होते हैं, लेकिन अगर वो बंदा नहीं आता है तो फिर कोर्ट वारंट इशू करती है। समन की प्राप्ति रिसीव करने के बाद भी अगर नहीं आता है तो कोर्ट वारंट इशू करती है। अब मजिस्ट्रेट के न्यायालय का निर्धारण कैसे होता है? वो डिपेंड करता है, वो जहां चेक डिसऑनर हुआ है वो उसकी जुरिस्डिक्शन पे डिपेंड करता है, वो किसकी जुरिस्डिक्शन में आती है, किस मैजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में आती है। जी, बिल्कुल। कितनी कोर्ट फीस देनी पड़ती है और क्या कोर्ट फीस की श्रेणी भी होती है? कोर्ट फीस नहीं देनी होती, कोई श्रेणी नहीं होती फीस की? नहीं, तो कोर्ट फीस ये क्रिमिनल केसेस में कोर्ट फीस नहीं। ऐसे में राजीव जी, जैसे अगर चेक बाउंस हो जाता है और कानूनी कार्रवाई के तहत भी अगर कोई शख्स बच जाता है, वो नहीं देना चाहता उस अमाउंट को, तो फिर क्या किया जा सकता है ऐसे में? ये एक्ट में तो प्रोविजन है 2 साल तक की सजा या डबल दी अमाउंट पेनल्टी। ऐसा हो सकता है कि वो आदमी कहे मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे ना दे। देने में अगर वो नहीं दे पा रहा डबल रकम? नहीं, डबल रकम तो चीज वो तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि डबल अमाउंट तक पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, डबल से कम भी हो सकता है। वो एक डिस्क्रिप्शन होती है, वो कोर्ट का विवेकाधिकार पे होता है जी। अगर उचित लगे तो कम भी पेनल्टी कर सकती है। वो किसी किसी केसेस में ये होता है कि जहाँ जेन्युइन डिफिकल्टी होती है, कुछ होता है तो कोर्ट किस्त बांध देती है, उसको अलाउ कर देती है, ऐसे भी होता है। बिल्कुल। राजीव जी, आप जुड़े हमारे साथ और पूरी कानूनी प्रक्रिया आपने आज चेक बाउंस को लेकर बताई। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।